लगभग 11,333 करोड़ की साइबर चोरी, 4,636 करोड़ रुपए का नुकसान। देश को इस दौरान स्टॉक ट्रेडिंग घोटालों में और इसके लिए सर्वाधिक 2,28,094 शिकायतें दर्ज हुई। डिजिटल तकनीक को इतने बढ़ावा मिलने के कारण कहीं ना कहीं हर इंसान साइबर क्राइम में ठगा जा रहा है। उन्हें किसी तरह का मैसेज आना, किसी तरह का कॉल आना, ये सब आम बात हो गई है। कहीं ना कहीं आप भी इस परेशानी को झेल रहे होंगे, तो आप इस परेशानी से को ना झेलें और इससे उबरने के क्या क्या तरीके हैं, मैं आज डिटेल साइबर क्राइम के बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरे देखें। पहले बात करते हैं अभी जो करंट सिचुएशन, करंट समय में जो साइबर ठगी के नए तरीके आए हैं, वो है डिजिटल अरेस्ट। लोगों के ठगने के लिए अपराधियों ने हर रोज़ नए नए तरीके विकसित किए हैं। ऐसा ही एक नया तरीका इस बार आया है, डिजिटल अरेस्ट का। इस तकनीक के जरिए अपराधी लोगों के भय का उपयोग करके उनसे लाखों करोड़ों रुपए अपने अन्य खाते में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट क्या है, आज इसकी डिटेल चर्चा करते हैं। डिजिटल अरेस्ट में किसी जगह पर बैठे हुए अपराधी साइबर क्राइम करते हैं। अपराधी फ़ोन या वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। वे खुद को पुलिस या दूसरी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं, उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं। यह सब कुछ पीड़ित को ठगने के लिए किया जाता है। कुछ मामलों में तो पीड़ित को डिजिटल रूप से गिरफ्तारी भी किया जाता है और जब तक वे पैसे नहीं देते हैं तब तक उन्हें डरा धमका कर वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए बाध्य किया जाता है। इन दिनों इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम का एक नया तरीका है जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है पैसे की ठगी करना। इस तरह के अपराध दूसरे देशों में मौजूदा साइबर अपराध के गिरोहों द्वारा किया जाता है। साइबर अपराध के नए नए तरीके अपराधियों के पहले वाले तरीकों से हर बार कुछ न कुछ अलग तरह का होता है, ताकि लोगों को अलग अलग तरीके से ठग सकें। पीड़ित को अपनी जाल में फंसाने के लिए साइबर क्रिमिनल लोग सबसे पहले SMS, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजते हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, आपके नाम या फ़ोन नंबर का आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का कारण बताते हैं। इसके बाद अपराधी पीड़ित को ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें CBI या कस्टम ऑफिसर होने का या नारकोटिक डिपार्टमेंट का होने का या टैक्स डिपार्टमेंट होने का या RBI के होने का या किसी और सरकारी एजेंसी के माध्यम से उन्हें डराते हैं। इसके बाद वे पीड़ित को डराते हैं कि उनके नाम का कोई कुरियर या पार्सल भी आया है। पीड़ित ने वह पार्सल किसी दूसरे को भेजा है जिसके माध्यम से उन्होंने जैसे नारकोटिक पदार्थ, मादक पदार्थ, नशीली पदार्थ भेजे हैं या नकली पासपोर्ट भेजे हैं, नकली पहचान पत्र भेजे हैं, अवैध वस्तु भेजे हैं। इन सारे चीज़ों का खौफ दिखाकर जो अपराध की गिनती में आता है, उनका खौफ दिखाकर उन्हें अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। आपके खाते में ट्रांजैक्शन हुआ है, ये वित्तीय धोखाधड़ी का मामला आप पे बना हुआ है। पीड़ित को अपने जाल में फंसा लेने के बाद साइबर क्रिमिनल उनसे एक ही जगह पर रहने को मजबूर करते हैं कि आप उस जगह से कहीं नहीं जाएं, फ़ोन कॉल्स नहीं काटने देते हैं, उन्हें वीडियो कॉल में डरा धमका कर बनाए रखते हैं। इस तरह के मामले अक्सर अपने ही घर में कैद हो जाते हैं और ठगों की हर बात मानने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। अपनी सारी निजी जानकारियां लोगों को देने लगते हैं, उनसे साझा करते हैं, यहाँ तक कि उनके बैंक के खाते में कितने पैसे हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। उनसे डरा धमका कर ये भी उगलवा लेते हैं कि आपके खाते में अभी कितने पैसे हैं और
उनका ट्रांजैक्शन मैं एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप करें। उन्हें किसी तरह किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क साधने में भी मजबूर कर देते हैं कि आप किसी के संपर्क में न जाएं, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इस तरह दबाव बनाकर उनसे पैसे की मांग करते हैं। ठगों का इतना खौफ होता है कि डिजिटली अरेस्ट व्यक्ति अपनी जमा पूंजी धोखेबाजों द्वारा बताए गए खाते में ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। जब तक उन्हें कुछ समझ में आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तब तक उनकी सारी अकाउंट की में रखे हुए पैसे सारे के सारे ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं। डिजिटल गिरफ्तारी में पीड़ितों का यह भी बताया जा सकता है कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार, बेटा, बेटी या दोस्त इस किसी अपराध में शामिल हैं, अब वह मेरे हिरासत में है। इस तरह मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर लोग साइबर क्राइम की अंजाम देते हैं। साइबर क्रिमिनल लोग जिस तरह वीडियो में कॉल करके लोगों को दिखाते हैं वह बिल्कुल सरकारी पुलिस स्टेशन या सरकारी एजेंसियों के कार्यालय के जैसा होता है। यह सब कुछ ठगने वाले को धोखा देने के लिए किया जाता है। कॉल करने वाला व्यक्ति हमेशा पुलिस की वर्दी में रहता है और उनके साथ जितने भी लोग रहते हैं वो भी पुलिस की वर्दी में रहते हैं। सारा ऑफिशियल सेटअप एकदम थाने के जैसा होता है। अपराधी जहाँ से कॉल करता है वहाँ का बैकग्राउंड सारा का सारा सरकारी एजेंसियों की तरह होता है, थाने की तरह दिखता है। वह अपनी फर्जी आईडी भी भेजता है और पीड़ित को ठगों पर जरा सा भी शक न हो, इसके लिए वह इस प्रकार उसको भयभीत करते हैं ताकि वो किसी से संपर्क साधने में असमर्थ रह सके। साइबर क्रिमिनल लोग उसी तरह लोगों को फंसाते हैं जो लोग अपनी पर्सनल डिटेल जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की सारी जानकारियाँ उनको देते हैं। इनके जरिए साइबर ठग पीड़ित के जुड़ी सारी जानकारियों को जुटा लेते हैं ताकि उनका दोहन कर सके, उनसे पैसे वसूल कर सकें और उन्हें ये विश्वास हो सके कि सच में अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया है तो मेरे सारे डिटेल इनके पास कैसे हैं। इस प्रकार लोग डर जाते हैं और अपने सारे बैंक का इन्फॉर्मेशन उन्हें देकर उन्हें मनी ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उन्हें डिजिटली अरेस्ट ना किया जा सके। तो ये था डिजिटल अरेस्ट के बारे में। भारत में एक और जहाँ तीव्र गति से डिजिटल विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल ठगी का गंभीर रूप लेता जा रहा है। इंटरनेट का बढ़ावा, उपभोग, ऑनलाइन लेन देन के बढ़ते दायरे और डिजिटल सुरक्षा को लेकर जागरूकता की कमी में मानो साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। इन कारणों से लोगों की अच्छी मोटी कमाई जालसाजों द्वारा लूट लिया जाता है। साइबर धोखाधड़ी में हो रहे वृद्धि ने देश को एक नई चुनौती का सामना करने के लिए मजबूर किया है, जिससे अतिशीघ्र अगर नहीं निपटा जाता है तो हमारे देश को काफ़ी आर्थिक नुकसान हो सकता है। धोखाधड़ी में वृद्धि हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की एक रिपोर्ट कहती है कि 2021-22 के बीच साइबर अपराध में 113.7%, जबकि 2022-23 के दौरान 60% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में अगस्त से लेकर लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग के धोखाधड़ी के कारण देश को लगभग 175 करोड़ के आसपास घाटा हुआ है। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के डाटा के अनुसार 2024 में लगभग 12 लाख साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई। इनके 45% मामलों को कंबोडिया, म्यांमार, लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साइबर ठगों के द्वारा अपराधियों के द्वारा अंजाम दिए जाते हैं।
सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम ने कि माने तो 2021 में उसमें साइबर धोखाधड़ी की लगभग 30 लाख शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके कारण लगभग 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वर्ष 2021 में जहां देखें साइबर ठगी की 1,35,000 शिकायतें दर्ज हुई, वहीं 2022 में बढ़कर 5,14,700 के आसपास हो गई और 2023 में वही शिकायत बढ़कर 11,31,200 के पास पहुंच गई। धोखाधड़ी के मामले में विश्लेषण से पता चला कि चोरी की गई धनराशि अक्सर चेक, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं, फिनटेक, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, एटीएम, व्यापारी भुगतान और ई वॉलेट आदि का उपयोग कर निकाली जाती है। I4C ने पिछले वर्ष में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा खाते फ्रीज किए, जिनका उपयोग आमतौर पर साइबर ठगों के द्वारा किया जाता था, जिनका आय अवैध था। दूसरे देशों में बैठे आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने का भारत की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने सहयोग में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम ने दक्षिण पूर्व एशिया से संचालित साइबर अपराधियों से जुड़े लगभग 17,000 व्हाट्सएप खातों को ब्लॉक कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल ठगी के मामले को बढ़ते हुए देखकर आपत्ति चिंता जताई और उन्होंने कहा, वित्तीय सेवा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने ग्राहकों को ठगने से बचाने के लिए AI और मशीन लर्निंग से संबंधित तकनीकों का और अधिक अच्छी तरीके से उपयोग किया जाए और इसके बारे में लोगों को उच्च शिक्षा दिया जाए ताकि लोग इस होने वाले क्राइम को रोक सकें। अब ज़रूरी बात करते हैं, ये सावधानियां अगर आप बरतेंगे, जिन सावधानियों की मैं बात कर रहा हूं, तो आप साइबर क्राइम के द्वारा ठगे जाने वाले लोगों से आप बच सकते हैं। तो पहले सुरक्षा क्या करनी है, आपको कंप्यूटर की सुरक्षा करनी है। विश्वसनीय स्रोतों से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जहां तहां से जैसे तैसे ना करें। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। सुनिश्चित करें कि पासवर्ड आपका मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। इंटरनेट की सुरक्षा, संदिग्ध लिंक या URL क्लिक या डाउनलोड करते समय चौकस रहें। गोपनीय गतिविधियों का लेनदेन और ब्राउज़र हिस्ट्री को डिलीट करके रखें। वित्तीय लेनदेन में सुरक्षा, अपने UPI पिन को सुरक्षित रखें और किसी के साथ साझा ना करें। अपने डिवाइस या पेमेंट ऐप को मजबूती के साथ पासवर्ड बना कर रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सुरक्षा, इंटरनेट पर किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले प्राइवेसी सेटिंग का चुनाव सावधानीपूर्वक करें। अपनी लोकेशन संबंधित सूचना साझा करते समय सतर्कता बरतें। अच्छी तरह पता करने के बाद ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। मोबाइल फ़ोन, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करने से बचें। स्मार्टफोन, मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया अकाउंट की डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग पर ध्यान दें। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी प्रामाणिकता को जांच कर लें। अपने डिवाइस को मजबूत पासवर्ड या बायोमेट्रिक के जरिए सुरक्षित रखें। मालवेयर से सुरक्षा, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सहित सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। अविश्वसनीय URL लिंक पर कभी क्लिक न करें। ईमेल सुरक्षा, आकर्षक ऑफर देने वाली ईमेल लिंक, हाइपरलिंक, वेब लिंक, मेल में दी गई URL को ना खोलें। इससे आपकी निजी या वित्तीय जानकारी चोरी हो सकती है। सेंडर का वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ही स्पैम ईमेल को खोलें। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी, साइबर ठगी का अगर आप शिकार हो गए हैं तो साइबर क्राइम अथॉरिटी के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी से भी संपर्क कर सकते हैं। पुलिस में घटना की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आपके पहचान की चोरी हुई हो तो क्रेडिट कार्ड ब्यूरो से भी संपर्क कर सकते हैं। बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड से ठगी गई हो तो अपने बैंक से तुरंत संपर्क करें। हाँ, एक बात और, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर भी आप जाके अपना शिकायत दर्ज करते हैं। cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें और आप साइबर ठगी होने वाले से सावधान रहें। अपने
कमाए हुए पैसे को बचाएं, अच्छे तरीके से उनके सेव करें और आपके साथ साथ कोई और ना इस साइबर क्राइम का ठगी का शिकार हो सके। इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।